सिविल सर्विसेज के लिए मनः शांति और आध्यात्मिकता की कितनी बड़ी आवश्यकता है, कृपया पूरा वीडियो देख लीजिए। छोटा सा वीडियो है। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूँ। असिस्टेंट कलेक्टर कम असिस्टेंट कमिश्नर था। वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। यह पद पीसीएस से प्रमोट होकर मिलता है और डायरेक्ट आईएएस वालों को भी मिलता है। मैं पीसीएस अधिकारी था, असिस्टेंट कमिश्नर, तो मुझे ये पद मिला। प्रमोशन के बाद फिर मैंने वॉलंटरीली रिटायरमेंट ले लिया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, और 2001 से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, ये नाम सभी लोगों में सुपरिचित हो चुका है। देखिए, सिविल सर्विस की तैयारी हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, बीटेक, एमटेक, एलएलबी, बीएड, एमबीबीएस, एमएस नहीं है। नो डाउट इंजीनियर्स और डॉक्टर्स का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई बड़ी कठिन है। एलएलबी जो लोग मन से करते हैं अच्छे लॉ कॉलेजेस से, बेंगलुरु जैसे से, तो मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन फिर भी आईएएस की तैयारी एक अलग प्रकार की तैयारी है, और इसको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति जानता है जो स्वयं सफल हुआ हो। आईएएस और पीसीएस का सिलेबस सेम है, इसलिए जो पीसीएस में भी सफल है वो भी जानता है कि तैयारी कैसे की जाती है। मैं 4 बार पीसीएस में सफल हूँ। 3 साल में रिजल्ट आता था। आईएएस की उम्र निकल चुकी थी, इसलिए पीसीएस में ही बैठ सकता था। 3 वर्ष में रिजल्ट आता था, तो 3 साल तो परीक्षा देनी ही देनी है। तो 1981, 82, 83 में दी, 82 एमपीपीसीएस भी दिया। फिर रिजल्ट आए तो चारों में सिलेक्शन हुआ। ट्रेजरी ऑफिसर के पद पर, रीजनल ऑडिट ऑफिसर के पद पर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एमपीपीसीएस में, और असिस्टेंट कमिश्नर फिर यूपीपीसीएस में। जगह जगह पोस्टेड रहा। आगरा में, बिजनौर में, गाजियाबाद में तो कई बार रहा, कानपुर में रेलवे चेक पोस्ट, मुजफ्फरनगर भी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव रहा, असिस्टेंट कलेक्टर कम असिस्टेंट कलेक्टर कमिश्नर कानपुर और आगरा में भी रहा, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव असिस्टेंट कमिश्नर कई जगह रहा, ट्रेजरी ऑफिसर मुरादाबाद में रहा। रीजनल ऑडिट ऑफिसर और बीडीओ का पद मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पद थे, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो मैं हकदार हूँ कहने का, और पूरी तरह ऑथराइज्ड हूँ आपको सही बातें बताने के लिए, जो कि 6 साल से मैं बता रहा हूँ। 2016 की जनवरी से मैं यूट्यूब पर हूँ, और झूठे लोगों की, जलनखोर लोगों की, ट्रॉल्स की बहुत गालियां खाने के बावजूद भी फिलहाल यूट्यूब पर जिंदा हूँ। जिन्हें शर्मिंदा होना चाहिए वो शान से गाली देते हैं, और जिन्हें शान से रहना चाहिए वो गाली खाकर कुंठित होते हैं। झूठे लोग, फरेबी लोग, मक्कार लोग अपने को झूठा आईएएस बताकर, जो कभी सेलेक्ट नहीं हुए, कभी पद का नाम नहीं बताते। अभी रिसेंटली एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ने ये प्रश्न उठाया है कि आफ्टर ऑल आप किस पद पर, जो मैं जाने कब से उठा रहा हूँ, उन्होंने भी उठाया है कि आप अगर कहते हैं कि 1996 में आप आईएएस हुए थे, तो आप बताइए कि आपके साथी कौन थे, आपका पद कौन था। मेरे ख्याल से प्रवीण दीक्षित नाम है उनका। उन्होंने ये प्रश्न उठाया है, और जोर शोर से उठाया है। इतने झूठ बोलने वाले लोग मौजूद हैं इस संसार में, और लोग उनकी पूजा करते हैं। भगवान बुद्ध के बाद उनको भगवान का अवतार मान रहे हैं, और खुद फेल हो रहे हैं लगातार। तो ध्यान से सुनिए कि आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता क्यों है। अगर आपको आईएएस बनना है तो। मैं पुजारी कभी नहीं रहा, लेकिन स्पिरिचुअल सदैव रहा। रीजन ये है कि
एक और बात है, मैंने सच के लिए झंडा हमेशा बुलंद किया। एक लेखक थे, उन्होंने चंद्रशेखर दुबे की एक कहानी एक्सरे के नाम से पराग में प्रकाशित की। फर्जी आदमी थे, मतलब आदमी तो सही होता है लेकिन वो फर्जी काम कर रहा होता है। तो चंद्रशेखर दुबे जी 242 तिलक नगर, इंदौर उनका पता था, अभी तक मुझे याद है। ये 1983 की बात है। तो एक सज्जन ने पराग में वो कहानी छपवा ली, जबकि चंद्रशेखर दुबे ने नवनीत में वो कहानी 3 साल पहले छपवाई थी। मैंने खोजबीन करी, उस ज़माने में इंटरनेट तो था नहीं। बड़ी मेहनत करने के बाद मैंने खोज निकाला कि ये कहानी मैंने कहाँ पढ़ी है और इसके लेखक कौन हैं। चंद्रशेखर दुबे जी को सूचित किया, पराग के संपादक को सूचित किया। पराग के संपादक ने मेरी भूरी भूरी प्रशंसा की और उस लेखक को बैन किया और उसकी सार्वजनिक भर्त्सना की। तो ये पुलिस और सीबीआई वाला काम मैं तब भी कर रहा था जब मैं अधिकारी नहीं बना था। फिर तो ईश्वर की कृपा कि मैं अधिकारी बना और एसटीएफ में काम किया। मैंने एसआईबी में काम किया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में, जो सेंसेक्स डिपार्टमेंट की सीबीआई की तरह काम करती है, आर्थिक अपराध शाखा की तरह काम करती है। उसमें मैं जाने कितने साल रहा, काम किया उसका मैंने। सेक्टर में रहते हुए भी, मोबाइल स्क्वाड में रहते हुए, जिसे आप लोग फ्लाइंग स्क्वाड के नाम से जानते हैं, एसटीएफ में रहते हुए भी, स्पेशल टास्क फोर्स में, और रेड छापेमारी का काम जिनका होता है। तो मेरी आदत रही है, इसीलिए मैं आपको ऐसे लोगों से सावधान करता हूं जो झूठ बोलते हैं। और ये मैं सदैव झंडा बुलंद करता रहा हूं कि आपने 10th में कभी 10th फेल लोगों से ट्यूशन नहीं की, 12वीं क्लास में 12वीं फेल लोगों से ट्यूशन नहीं की, ग्रेजुएशन में आपको बीए फेल ने ट्यूशन नहीं पढ़ाई, कोचिंग नहीं कराई या क्लास में नहीं पढ़ाया, तो आईएएस को बेटा क्या हलवा या मजाक समझ रखा है कि जो लोग कभी पास नहीं हुए हैं वो लोग आपको जो है आईएएस बनवा देंगे? जी नहीं। चूंकि आप लोग उन्हें सम्मान देते हैं, आप लोग उन पर भरोसा करते हैं और उनके झूठ पर विश्वास करते हैं और आप इसे क्वालिफिकेशन मानते हैं। एक सज्जन कहते हैं कि वो 6 बार प्री क्वालिफाई किए हैं और इसको लोग बड़ा ही श्रद्धापूर्वक लेते हैं कि सर तो बहुत क्वालिफाइड है। मैं कहता हूँ सर से ज़्यादा कोई डिस्क्वालिफाइड नहीं है जो 6 बार मेंस में फेल हुआ हो। उस परीक्षा के दूसरे परीक्षा में फेल हो गया हो, जिसमें 3 परीक्षाएं हैं, इंटरव्यू अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, वो वाली बात है। लेकिन जो मेंस में 6 बार फेल हुआ हो, 2 बार हैट्रिक लगाई हो फेल होने की, उस पर आप श्रद्धा बरतते। तो आप लोग जब इतनी श्रद्धा करते हैं तो उनके पास इतना पैसा आता है कि वो सिलेक्शन खरीद सकते हैं। यानी जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनको ओब्लाइज कर सकते हैं ये कहने के लिए कि उन्होंने फलाने कोचिंग की टेस्ट सीरीज ली थी, उनकी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ली थी, बस उनकी कोचिंग का छात्र हो गया हो। ऐसे तो मैंने साहित्य भवन की किताबें पढ़ के मैं पीसीएस हुआ तो साहित्य भवन कहने लगे कि ये हमारे छात्र हैं। ऐसा तो नहीं है। बीएल फड़िया की किताबें पढ़िए तो आप साहित्य भवन के छात्र नहीं हो गए। केदारनाथ रामनाथ मेरठ प्रकाशक की आप किताबें पढ़िए तो आप केदारनाथ रामनाथ मेरठ के छात्र नहीं हो गए। आपने किताबें पढ़ी, हो सकता है टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हो न की हो, क्या फर्क पड़ता है। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते, सभी गुण कंचन यानी धन में विद्यमान होते हैं। आजकल धन का जमाना है। इतनी सी समझ आप लोगों को नहीं है कि जो सिलेक्शन दिखाए जाते हैं वो फर्जी होते हैं, कोई प्रमाण नहीं है। एक कोचिंग आजकल जो है, जो बहुत बड़ी दिव्य पताका फैलाती है कीर्ति पताका दिशाओं में, वो बराबर इंटरव्यू छाप रही है, इंटरव्यू यूट्यूब पे दे रही है, फर्जी इंटरव्यू। भाई आईएएस का इंटरव्यू आप कैसे दे सकते हैं? क्या गारंटी है कि ये वही प्रश्न है जो पूछे गए? अब तो झूठों का पुलंदा आने लगा है। अभी तक जो प्रश्न आ रहे थे वो फिर भी कुछ ऐसा लगता था कि कुछ सार्थक प्रश्न है। अब तो झूठ का पुलंदा, वही वाले प्रश्न, ट्रिकी क्वेश्चन जो होते हैं जो कभी नहीं पूछे जाते इंटरव्यूज में। मैंने इंटरव्यू दिए हैं 4-4 और मेरे छात्रों ने सैकड़ों इंटरव्यू दिए हैं और इंटरव्यू से आते ही उनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। जो कोचिंग वो फर्जी इंटरव्यू बिठा के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट को ऑब्लाइज करके बिठाते होंगे डेफिनेटली, और क्या करते होंगे, और उसके बाद जो उनसे मॉक इंटरव्यू कराते हैं। भाई इंटरव्यू के बाद कोई मॉक होता है बताइए? अगर आप सच्चे हैं तो आप पहले मॉक इंटरव्यू जो है वो यूट्यूब पर दीजिए, फिर कहिए कि देखिए ये इतने लोगों ने मॉक इंटरव्यू दिया था, ये 150 मॉक इंटरव्यू मैंने जो है यूट्यूब पे डाले हैं, अब इनमें से जो है ये 50 लोग निकल गए हैं। तब तो हम जाने। मॉक के टाइम पर मॉक डालिए, जब इंटरव्यू होने को हो तब मॉक डालिए। चुनौती है मेरी, ओपन चैलेंज है। जो सिलेक्ट हो गया उसका क्या इंटरव्यू लेना? बड़े बन के बैठ जाते हैं, तीरंदाज बन के प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न पूछने की हैसियत नहीं है। यूपीएससी के मेंबर्स के बराबर कहीं औकात नहीं है किसी की।
जो ये मॉक इंटरव्यू लेने बैठते हैं। मैं कराता हूँ मॉक इंटरव्यू। मेरे यहाँ यूपीएससी के मेंबर्स आए हैं। मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ब्रजलाल वर्मा जी बैठा करते थे, रिटायर्ड अध्यक्ष श्रीराम आर्या जी बैठा करते थे, और इसके अलावा जाने कितने मेंबर्स बैठा करते थे। महेश चंद द्विवेदी रिटायर्ड डीआईजी डीजीपी यूपी के, वो बैठा करते थे। ये बैठते थे जिनकी हैसियत है बैठने की इंटरव्यू बोर्ड में, वो लोग बैठा करते थे। मेरी जो इंटरव्यू जो मैं कराता हूँ मॉक इंटरव्यू, मेरी उत्कर्ष एकेडमी कानपुर में और शिखर एकेडमी गाजियाबाद में, यहाँ पर मैं मॉक इंटरव्यू कराता रहा हूँ और अब भी कराता हूँ। तो शान से इंटरव्यू होते हैं और इंटरव्यू में बोर्ड में वो लोग बैठते हैं जिनकी कोई हैसियत है। ये नहीं है कि सुपर फेल फैकल्टी सफ़ेद मेज पोस्ट बिठा के बैठा दी और बढ़िया चमचमाती हुई सनमाइका की टेबल पर बिछा दी। आप लोग कितने नादान हैं, मुझे आश्चर्य होता है। नादानी की सीमा है। ये सिर्फ इसलिए कि आपके जीवन में शांति नहीं है, आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी नहीं है, आपके जीवन में धर्म का मर्म नहीं है, आप सच समझते ही नहीं है। झूठों के जाल में आप फंसे हुए हैं, फंसे रहिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक क्षण के लिए आप अपने इष्ट देव का नाम लीजिए। एक 15 मिनट के लिए आंखें बंद करके संसार से कट के एक बार अपने इष्ट देव का, जिसको आप मानते हो, जिस देवी देवता को आप मानते हो, या किसी को ना मानते हो, नास्तिक हो, तो आप केवल मन की शांति के लिए एक बार शांति से चुपचाप बैठ जाइए। 15 मिनट संसार से कटे रहिए। बस मेरा इतना कहना है, इतनी इल्तिजा है, इतना निवेदन है, इतनी रिक्वेस्ट है। फिर देखिए आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होते हैं। आपको सच सच समझ में आने लगेगा, झूठ झूठ समझ में आने लगेगा। आप तैयारी करेंगे तो सही चीज़ों पर तैयारी करें। लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, उनके फोटो कॉपी निकलवा रहे हैं। अरे टेस्ट सीरीज से क्या होता है? एनसीईआरटी उतार दे रहे हैं टेस्ट सीरीज में। भाई एनसीईआरटी से कोई पास नहीं होता, कोई भी पास नहीं होता। ये तो झूठों की फैलाई हुई बात है। वो अध्यापक जो 12वीं से ऊपर पढ़ा नहीं सकते, जिनकी हैसियत नहीं है इससे ऊपर पढ़ाने की, उन लोगों ने अपना एक गिरोह, एक गैंग, डकैतों जैसा गिरोह बना रखा है और वो पूरे हिंदुस्तान में व्याप्त है। और उसने एक ऐसी चीज़ प्रचारित कर दी है कि बिना एनसीईआरटी के आईएएस हो ही नहीं सकता। और ये बात कुछ आईएएस में सेलेक्टेड लोगों के मुंह से भी कहलवा देते हैं। वो लोग तो वही नरोवा कुंजरोवा है, अश्वत्थामा हता। वो लोग तो कहते हैं, एक बार मैंने पूछा एक आईएएस से कि भाई आपने जो है ये क्यों कहा कि एनसीईआरटी ज़रूरी है? आपने यूट्यूब पे कहा, आप खुद जानते हैं कि एनसीईआरटी बिल्कुल ज़रूरी नहीं। बोले नहीं, उनके लिए, मेरा मतलब ये है कि उनके लिए जो कुछ नहीं जानते हैं। मैंने कहा जो कुछ नहीं जानते वो ग्रेजुएट हो कैसे गए? और अगर वो कुछ नहीं जानते हुए ग्रेजुएट हो गए तो वो वैसे ही पास नहीं होंगे कभी। आप क्यों पाप अपने सर पे ले रहे हैं? बोले अरे नहीं सर, कहना पड़ता है। मतलब उनका साफ था कि कहलवाया जाता है, मोटी रकम मिलती है इस बात के लिए, तमाम सारी बातें हैं। स्पष्ट रूप से मैं कहता हूँ, इतनी झूठ बात कम से कम सेलेक्टेड ऑफिसर्स को नहीं कहनी चाहिए। कुछ तो मॉरल होना चाहिए। इंटेग्रिटी का आप चतुर्थ पेपर पास करके आते हैं और आपके अंदर ये भी मॉरल नहीं है कि आप छात्रों को गलत गाइडेंस देते हैं। भाई सवाल ये उठता है कि भूगोल 10वीं कक्षा की तक की क्यों पढ़े कोई? इतिहास कोई 10वीं का क्यों पढ़े? कौन सा प्रश्न आता है? मैं चैलेंज देता हूँ, कौन सा प्रश्न आया है एनसीईआरटी से? बता दीजिए मुझे। यूट्यूब के कमेंट्स में बता दीजिए कि एनसीईआरटी की फलानी किताब से ये क्वेश्चन प्री में आया, ये मेंस में आया और ये इंटरव्यू में पूछा गया। बता दीजिए। मैं बैठा हूँ, आपका कमेंट ओपन करूंगा और ओपन करके बिल्कुल क्षमा मांग लूंगा और वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। डेफिनेटली। ऐसे थोड़े ही बेमतलब के एनसीईआरटी लगाए हुए हैं। ये व्यर्थ की बातें हैं और सिर्फ इसलिए हैं कि आप लोग जो नादान छात्र हैं, इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए अपने फेसबुक के। आपके वैसे 2-2 हज़ार मित्र होते हैं, मेरे वीडियो शेयर करने के लिए आपका एक भी मित्र नहीं है। वीडियो शेयर करिए आप। मैं कोई घास खोदने वाला थोड़े ही हूँ, आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूँ। मेरा वीडियो शेयर करने में क्यों शर्म आती है आप लोगों को? प्रवीण जी का वीडियो अभी मैंने देखा, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। मेरे ख्याल से शायद प्रवीण दीक्षित ही नाम है उनका। मैं एक सेकंड को पॉज करके देखता हूँ। संजय दीक्षित नाम है उनका, संजय दीक्षित। और जयपुर डायलॉग के नाम से उनका चैनल है, यूट्यूब चैनल। देखिए आप उनके वीडियोस देखिए, जयपुर डायलॉग। और संजय दीक्षित उनका नाम है, मैं प्रवीण बता रहा था। मैं तो भूल जाता हूँ, मैं एक्चुअली इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं रखता। मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है, ना विजन से, ना दृष्टि से, ना किसी से, ना किसी से। ईर्ष्या हो ही नहीं सकती। वो 10-10 हज़ार लोगों का एडमिशन देते हैं, मेरे तो 1000 भी नहीं पहुँचे, 100 भी नहीं पहुँचते। 1-2 एडमिशन हो जाते, मैं तो खुश हो जाता हूँ। इतने में बस इतनी ही ज़रूरत है। ये गेरुआ यूं ही नहीं पहना हुआ है। किसी किसी महीने एक भी नहीं होता तब भी खुश, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आश्चर्य ये है कि आप लोग अपना पैसा और अपना धन कितना नष्ट कर रहे हैं।
मेरी देखा देखी वो लोग भी स्पिरिचुअल चैनल बना लिए, स्पिरिचुअल वीडियो बनाना शुरू कर दिए। आपको स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है, लेकिन उसके लिए किसी बाबा को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एक आचार्य जी हैं, कहते हैं पूर्व सिविल सर्वेंट। अरे भैया, दाढ़ी तो बढ़ा ली आपने, ये तो बता दीजिए कौन से पद पे थे। अगर पूर्व सिविल सर्वेंट थे और आप ओशो बन रहे हैं, तो कम से कम ये तो बता दीजिए कि आप किस उस पर थे, पद पर। सिविल सर्वेंट का कोई पद होता है, चपरासी थे, क्लर्क थे, पीसीएस अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी थे, क्या थे? 4 श्रेणियां होती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। वो तो बता दीजिए आचार्य जी, नहीं तो आपकी दी हुई जानकारी का अचार डालें क्या? मजाक है। स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में बस इतनी ही होनी चाहिए। सन्यासी मत होइए। आईएएस बनना है आपको, और आईएएस बनना मजाक नहीं है। आप बनेंगे तो अपने से बनेंगे, किसी के बनाए नहीं बनेंगे, ना मेरे बनाए बनेंगे। मेरे तमाम छात्र ऐसे मेरे दिए हुए असाइनमेंट ही नहीं करते। मेरे दिए हुए असाइनमेंट्स, मेरी टेस्ट सीरीज यूं की यूं रखी हुई है, कोर्स ज्वाइन कर रखा है, फीस जमा कर रखी है, नहीं करते। तमाम बार चेतावनी देने के बावजूद भी कि लोग असाइनमेंट नहीं भेज रहे हैं, फिर वो खुद ही जिम्मेदार होंगे इसके लिए, कोई मतलब नहीं। तो मेरे बनाने से नहीं बनेंगे। बनेंगे आप तभी जब आप स्वयं बनना चाहेंगे, और स्वयं बनना चाहते हैं तो कोचिंग की कोई ज़रूरत है भी नहीं मान्यवर। बिल्कुल मेरे किसी क्लास की भी ज़रूरत नहीं है, मत आइए, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता मान्यवर आपको मेरी है, मुझे आपकी नहीं है। धोखे में मत रहिए कि मैं कोई अपने कोचिंग चलाने के लिए अपील करने आया हूं कि मेरे क्लास ज्वाइन करिए। मत करिए, लेकिन कम से कम उनके तो मत करिए जिनसे आपका भला नहीं होने वाला है। उनसे अच्छा आप स्वयं पढ़ सकते हैं, अपने आप पढ़ सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी की बात तो बहुत थोड़ी सी है। जीवन में शांति नहीं है। अब आप उलझे हुए हैं दोस्तों में, आप उलझे हुए हैं जीएफ बीएफ के चक्कर में, सेक्स के आकर्षणों में, तरह तरह के आपके प्रलोभन हैं, मास्टरबेशन है आपकी जिंदगी में प्रमुख। इन सब चीजों के होते हुए आप सोचते हैं कि आप आईएएस बन जाएंगे। नहीं बनेंगे, मैं बता दे रहा हूं, नहीं बनेंगे। लिख लीजिए, नहीं बनेंगे। जब तक आप जीवन में शांति नहीं लाएंगे, जब तक आप जीवन में थोड़ा सा अध्यात्म नहीं लाएंगे, जब तक आप अपना प्रत्येक कर्म ईश्वर को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक नहीं बनेंगे। जान लीजिए।